गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कोल फायरिंग देख रहे थे। कोल फायरिंग में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके थे, जिसमें ओवरफीड स्टोकर मैकेनिज्म देख लिए थे, ट्रैवलिंग ग्रेड देखे थे, स्प्रेडर स्टोकर देख लिए थे, ये स्प्रेडर स्टोकर चेक कर लिए थे। और हमको आगे अब ये देखना था कि हमारे पास अंडरफीड स्टोकर मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। ओवरफीड स्टोकर में हमने देखा था कि हमने जो कोल की एंट्री कराई थी वो टॉप ऑफ द सरफेस कराई थी। अब हमारे पास ये जो नया मैकेनिज्म है उसमें अंडर फीड स्टोकर का यूज करना है। इट मीन्स कि जो हम कोल को इंट्रोड्यूस कराएंगे वो बॉटम सेक्शन जो हमारे पास होगा फर्नेस का वहां पे कराएंगे। देखिए, प्राइमरी ईयर आपको बताया था, प्राइमरी ईयर की सप्लाई हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कंबशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, और किसी भी प्रोसेस, किसी भी फ्यूल को कंबशन कराने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे प्राइमरी ईयर के रूप में करते हैं। जो प्राइमरी एयर है उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स, कुछ और अदर मटेरियल्स, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होके वो एंटर करता है। सबसे नीचे हमारे पास देखिए वो ग्रीन कोल है, जो आपने फ्रेश कोल जो आपने इंट्रोड्यूस कराया था, ये वो कोल है जो कि बॉटम सेक्शन पे है। तो आप ये नीचे से पास कराते हैं। और ये जो ट्यूअर लिखा है ना, TUYERE, ये ट्यूअर्स जो मैंने फर्स्ट आपको ओवरफीड स्टोकर में भी नाम लिया था, ये सारे ट्यूअर्स ही हैं। ये जो एरो आपको बना हुआ दिख रहा है ये ट्यूअर्स हैं। ट्यूअर्स का काम क्या होता है? ट्यूअर्स आपको एक पैसेज क्रिएट करते हैं, डायरेक्शन क्रिएट करने के लिए, कि आप जो एयर सप्लाई कर रहे हैं वहां से वो एयर पास हो सके। तो वो ट्यूअर एक पैसेज क्रिएट करता है। इनकैंडेसेंट कोक आपको मैंने बताया था, जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन, जहां पर वो बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहां पर वोलेटाइल मैटर एक्सकेप होना शुरू होते हैं। देन ऐश एंड देन फ्लेम। तो हमारे पास क्या चीजें बदल गई? कोल नीचे की तरफ शिफ्ट आया और फ्लेम सबसे ऊपर मिला है। तो अगर आपको याद हो, ये देखिए, हम अगर ओवरफीड स्टोकर में आए तो देखिए फ्लेम हमेशा ऊपर मिलती है। फ्लेम हमेशा ऊपर मिलेगी। जैसे आपने एक मोमबत्ती जलाई, उसमें फ्लेम आपको सबसे एंड में सबसे ऊपर मिलेगा। उसी तरह अगर आपने एक लाइटर जलाई, उसमें भी ऐसा ही मिलेगा। यानी अगर कोई और फायर कोई सिस्टम है जिसमें आप कोई कंबशन प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें जो भी फ्लेम मिलेगा वो हमें एट द टॉप और एट द एक्सट्रीम एंड हमें मिलेगा। तो फ्लेम हमने ये भी पता था, हमने डिस्कस किया था कि जो नेचुरल एनर्जी फ्लो होता है वो आपका हाई टू लो की तरफ मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो यही काम इसमें भी होगा। और फ्लेम जो हमारा टॉप ऑफ द सरफेस पे हमेशा कलेक्ट होगा। तो इन अंडरफीड स्टोकर्स द कोल इज एडमिटेड इनटू द फर्नेस बिलो द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन। जो आप एयर एडमिशन करा रहे हैं वहां से, उसके नीचे से हम कोल को सप्लाई करेंगे। एक्चुअली बोथ एयर एंड द फ्यूल एंटरिंग इन द सेम डायरेक्शन। जो हमारा ओवरफीड था उसमें एयर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, और जो कोल था वो ऊपर से नीचे आ रहा था। बट अंडर फीड स्टोकर में क्या होगा? एयर की सप्लाई भी नीचे से ऊपर की तरफ है, कोल भी नीचे से ही सप्लाई कर रहा है। इट मीन दोनों का डायरेक्शन, जो एंट्रिंग पॉइंट है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अंडर फीड स्टोकर में एक डिफरेंस आपको ये याद रखना आसान होगा। दीज स्टोकर्स आर सुटेबल फॉर बर्निंग बिटुमिनस ऑयल। सुटेबल है, याद करिए कैसे मैंने बताया था, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और सब बिटुमिनस बिटुमिनस करके एंथ्रासाइड तक हम मूव किए थे। तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो रिमूव होता जाता है जैसे जैसे हम पीट से एंथ्रासाइड की तरफ मूव करते हैं। तो बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइड आता है। इट मीन हम एंथ्रासाइड को तो बर्न कर ही सकते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का है कोल। बट हमारे पास बिटुमिनस कोल में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्लाइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होने के बावजूद हम उसे इसमें यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल मैटर हम इसमें स्केप करा सकते हैं। कौन कौन से होते हैं अंडरफीड स्टोकर्स? सिंगल रिटॉर्ट अंडरफीड स्टोकर्स, मल्टी रिटॉर्ट अंडरफीड स्टोकर्स। दो तरह के देखेंगे, ये सिंगल रिटॉर्ट है, ये मल्टी रिटॉर्ट है। काम क्या मल्टी रिटॉर्ट का काम? ये जो पुशर्स लगे हैं ना, यहाँ पर ये सारे काम करेंगे एक से ज्यादा मल्टीपल ऑपरेशन में। तो देख लेते हैं। इसमें देखिए सिंगल रिटॉर्ट क्या है। सिंगल रिटॉर्ट और मल्टी रिटॉर्ट का मतलब ये हुआ कि आप जो इन कराने वाले हैं कोल का, वो एक से ज्यादा प्रोसेस में आप उसे बर्निंग के लिए देंगे। देखिए, स्टीम सिलेंडर लिखा है, यानी कि यहाँ पर कोई चैम्बर होगा जो इसे पुश करने के लिए रखा गया है। ये समझ लिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट टाइप है, ठीक है। एक रैम कनेक्टेड है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की तरह। ये कोल हॉपर है। हॉपर आपको मैंने बताया था कोनिकल शेप होता है, जिसके थ्रू हम जो भी कोल की फीडिंग होगी, जो हमारा सेक्शन होगा, उसमें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कोल को। देन कुछ पुशर्स होते हैं। पुशर्स क्या करते हैं? ये पुश करते हैं, मीन्स हम जो भी हमारे पास कोल का
कोल एंट्री करेगा उसे हम पुश करेंगे ताकि वो प्रॉपर फर्नेस में बर्न होने के लिए अवेलेबल रहे ऑल द टाइम। उसके बाद ये ट्यूअर्स आपको लिखा है, ट्यूअर्स मैंने बताया था जो हम एयर का पैसेज कुछ देते हैं ताकि हमारा कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके, तो हम वो एयर पास कराते हैं। ये बॉयलर है जो कि स्टीम में कन्वर्ट करेगा और फिर हमारा स्टीम यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक सिंगल रिटॉर्ट था, मतलब ये एक पिस्टन का मूवमेंट शो कर रहा था और थोड़े से कोल के लिए। बट अगर हमारे पास लार्ज कैपेसिटी का बॉयलर हो तो हम क्या करेंगे, मल्टी रिटॉर्ट में देखिए प्रोसेस वैसे ही कुछ है। आपका हॉपर यहाँ पर लगा रहेगा, ये हॉपर है राइट साइड में ऊपर की तरफ, यहाँ आपने कोल फीड कराया। जैसे कोल फीड कराया तो स्टोकर रैम्प ये आपको इनिशियली थोड़ा सा पुश करेगा। आपने यहाँ पे बर्निंग शुरू की, फिर नेक्स्ट रैम्प फिर पुश करेगा, नेक्स्ट रैम्प फिर पुश करेगा, नेक्स्ट रैम्प फिर पुश करेगा, नेक्स्ट रैम्प फिर पुश करेगा। क्यों? ये क्या कर रहा है, ये पुशर का काम क्या कर रहा है कि ये हमें प्रॉपर बर्निंग का कंडीशन जो है फुलफिल करा रहा है। मीन्स स्टार्टिंग से एंड तक वो कोल हमारा कंप्लीटली बर्न हो जाए, ये इंश्योर करेगा मल्टी रिटॉर्ट अंडरफीड स्टोकर्स। ट्यूअर्स का काम वही एयर सप्लाई को डायरेक्शन देना, सेकेंडरी एयर पास कराते हैं, प्राइमरी एयर पास कराते हैं। इनकैंडेसेंट जोन मतलब वो फ्लैश पॉइंट समझ लीजिए जहां पर हमें इनिशियल स्टार्ट मिला, एक लाइट हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। डिस्टिलेशन जोन उसको डिस्टिलेशन होना। नेक्स्ट कोल का, नेक्स्ट ग्रीन कोल जो फ्रेश कोल आपके जो बच रहे थे वो सारे। एक्सटेंशन ग्रेट मींस जो एंड सेक्शन पे होगा। ड्राफ्ट गेज कनेक्शन जो कोई एक मेजरिंग डिवाइस को हम लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट कुछ पुशर्स हो गए, विंड बॉक्स जो एयर सप्लाई करने के लिए कंट्रोल करेंगे। फोर्स्ड एयर डक्ट है, मींस ये आप जितना कंट्रोल करना चाहें एयर की सप्लाई आप उसे यहाँ से कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि जब कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, देन बचा हुआ जो भी ऐश होगा वो डिस्चार्ज होके फ्लो आउट हो गया, हमारा लेफ्ट सेक्शन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से वापस चला आएगा, तो ये ऐश बाहर की तरफ चला आएगा। मल्टी रिटॉर्ट अंडरफीड स्टोकर के कुछ एडवांटेजेस हैं क्या? इट कैन यूज द कोल डायरेक्टली फ्रॉम माइंस डायरेक्टली। हाउएवर इन सम केसेस कोल क्रशिंग इज रिक्वायर्ड एज पर द फर्नेस डिजाइन। हाई कंबशन एफिशिएंसी कंपेयर टू चेन ग्रेट स्टोकर। क्यों? बिकॉज हमारे पास कंबशन का जो प्रोसेस था वो इंक्रीज कर जाता, हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा ले जाते हैं। लेस स्पेस रिक्वायरमेंट कंपेयर टू पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग। लेस स्पेस रिक्वायरमेंट होता है एज कंपेयर टू पल्वराइज। अभी हमने पल्वराइजेशन देखा नहीं है, तो पल्वराइजेशन हम स्मॉल जो हमारे पास कोल होंगे किसी लार्ज साइज के, उसे हम पाउडर्ड फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस हुआ ये पल्वराइजिंग प्रोसेस होता है, और वो जो कोल हमें ब्रेक डाउन जो पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा उसे हम पल्वराइज फ्यूल कहेंगे। तो वही वो बोल रहा है कि लेस स्पेस रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू पल्वराइज फ्यूल फायरिंग। सेल्फ क्लीनिंग रेट, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपने देखा आप पुश करते हैं तो जो बर्न वाला सेक्शन है और जो अनबर्न है उसे हम पुश कर देते हैं नेक्स्ट सेक्शन में बर्न होने के लिए, और जो बर्न हो जाता है वो उसका ऐश हम पुश करके आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इट मींस कि सेल्फ क्लीनिंग होगा, ऑटोमेटिकली स्टेप डाउन होता हुआ ऐश चला आएगा और बॉटम ऑफ द सेक्शन से हम ऐश को कलेक्ट कर लेंगे। ग्रेट बार्स, ट्यूअर्स एंड रिटॉर्ट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एज दे रिमेन ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विथ फ्रेश कोल। जो कोल है वो हमारा फ्रेश इंट्रोड्यूस होता है। इट कैन बी यूज विथ ऑल रिफ्रैक्टरी फर्नेस बिकॉज ऑफ नॉन एक्सपोजर ऑफ स्टोकर मैकेनिज्म टू द फर्नेस। Dust collection problem is less compared to pulverized coal system. Variation in load can be met. Dust collection problem कम होती है, क्यों? क्योंकि पल्वराइज में तो ऑलरेडी वो पाउडर फॉर्म में रहेगा, तो उसमें डस्ट की प्रॉब्लम ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू मल्टी रिटॉर्ट अंडरफीड स्टोकर में। क्या डिसएडवांटेजेस है? इट हैज हाई इनिशियल कॉस्ट बट लेस देन पल्वराइज्ड कोल सिस्टम। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है बट पल्वराइज से कम है। क्यों? क्योंकि पल्वराइजेशन में भी ज्यादा कॉस्ट लगता है इसलिए। हाई वियर एंड टीयर ड्यू टू मूविंग पार्ट्स। जहां भी मूविंग पार्ट्स आपके पास दिखते हैं, कहीं कोई टरबाइन पंप आप देखते हैं या कोई और इंजन देखते हैं, उसमें जहां भी मूविंग पार्ट आपको दिखते हैं उसमें वियर और टीयर के चांसेस रहते हैं। कोई मशीन हो गई, उसी तरह इसमें भी मूविंग पार्ट चूंकि ज्यादा है आपके पास, आपने देखा मल्टी रिटॉर्ट में जो हमने पिस्टन जो पुशर्स लगाए थे वो एक से ज्यादा थे, तो चूंकि ज्यादा मूवमेंट्स हमारे पास होंगे, एयर को कंट्रोल करने के लिए एक हमने मैकेनिज्म दिया था, उसे कंट्रोल करना है उसके मूवमेंट को, तो जहां भी मूविंग पार्ट्स है वहां पे वियर टीयर के चांसेस ज्यादा है। लो ग्रेड फ्यूल कैन नॉट बी बर्न एफिशिएंटली। लो ग्रेड फ्यूल कैन नॉट बी बर्न एफिशिएंटली। लो ग्रेड मींस हमने याद करिए बिटुमिनस का नाम लिया था जो अंडरफीड स्टोकर की बात कर रहे थे, तो चाहे वो सिंगल हो चाहे मल्टी रिटॉर्ट हो,
तो बिटुमिनस एक वो कैटेगरी है जो एंथ्रासाइट से पहले मिलती है। इट मीन्स कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है एज कम्पेयर टू लिग्नाइट और पीट के कंपैरिजन में। तो हम इसलिए उसमें मॉइस्चर कंटेंट ऐसा हो तो हम उसे यूज कर सकते हैं। तो लो ग्रेड का बहुत फ्यूल होगा तो हम उसे बहुत एफिशिएंट बर्न नहीं करा पाएंगे। लॉस ऑफ कोल में टेक प्लेस, लॉस ऑफ कोल भी होगा, क्यों, अगर नहीं जला तो बाहर आ जाएगा पुशर्स की वजह से। इट रिड्यूसेस द हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, अगर फ्यूल बर्न नहीं होगा तो हमारी हीटिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्लिंकर फॉर्मेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्लिंकर मीन्स जो कोल, मैंने याद करी, जो बच जाते, जो जलते नहीं, जैसे आपने देखा है मूंगफली खरीदने, कभी आप ठेले पे जाते हैं दुकान पे कि भुनी हुई मूंगफली हमें दे दीजिए, तो वो एक उनको भी कह लीजिए वो एक बॉयलर, बॉयलर नहीं कहेंगे, वो कंबशन चैम्बर वो अपना लिए रहते हैं जिसपे वो अपना जो भी बर्तन रख करके उसमें अपना मूंगफली भूनते हैं। तो वो जो मूंगफली भून रहे होते हैं तो वो फायर कहाँ से हमें मिलता है, वो हीट कहाँ से मिलता है, वो हमें उस कोल की वजह से मिलता है जो वो यूज करते हैं। तो कोल बर्न तो हो जाता है और वो जो ऐश कंटेंट होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है जिसे हम साफ कर देते हैं, बट उसमें भी कई सारे ऐसे टुकड़े होते हैं जो बर्न कंप्लीटली नहीं होते हैं। तो वो जो कंप्लीटली बर्न नहीं होते वो क्लिंकर फॉर्मेशन का कारण बनते हैं, उसी को कहते हैं क्लिंकर फॉर्मेशन। तो इसमें अवॉइड नहीं कर सकते, इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। फ्लाई ऐश इज मच मोर, फ्लाई ऐश ज्यादा होगा क्योंकि हर स्टेज में बर्न होगा, तो जो ऐश होगा वो पहले स्टेज से ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका रहेगा। पल्वराइज फ्यूल फायरिंग क्या है? पल्वराइज फ्यूल फायरिंग, pulverized system is generally used nowadays for big power plant whose capacity exceeds 100 megawatt। अभी हम लोग पल्वराइजिंग को देखेंगे कि पल्वराइज टर्म कहाँ से आ रहा है। तो हमारे पास कुछ प्रोसेस है जैसे फ्यूल फायरिंग कैसे हो रही है पल्वराइजेशन के साथ, वो हम देखेंगे। बाकी यूनिट सिस्टम या अगर टाइम रहता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट सिस्टम पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कल देखेंगे फिर। तो फिलहाल अभी पल्वराइज को देख लेते हैं। Pulverized system is generally used nowadays for big power plant whose capacity exceeds 100 megawatt। 100 megawatt means आप 1 किलोवाट घर में लेते हैं, 1 किलोवाट में एक और किलोवाट जोड़ेंगे, मीन्स 10⁻³ आपके पास है, आप 10⁻6 की बात कर ले, ठीक। तो वो एक मेगावाट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास 100 मेगावाट है, तो 100 मेगावाट या उससे ज्यादा की जो भी कैपेसिटी हमारे पास होगी उसके लिए हम कोशिश करते हैं पल्वराइज फ्यूल सिस्टम को लगाया जाए। क्यों? क्योंकि पल्वराइज मींस मैंने बताया था, पल्वराइजेशन का मतलब हो गया कि जो आपके पास लार्ज साइज के कोल है उसको ब्रेक डाउन कर दें स्मॉल पार्टिकल साइज में, स्मॉल मींस पाउडर्ड फॉर्म में। उससे क्या होगा कि वो कोल जो भी होगा वो बर्न करने के लिए ज्यादा स्पेस ले लेगा और इजिली बर्न कर जाएगा। तो इसमें क्लिंकर फॉर्मेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, इसके चांसेस थोड़ा ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोसेस। दूसरी चीज, चूंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो ज्यादा बर्निंग होगी और साथ में हीट कंटेंट जो स्टोर कर रहे थे फ्यूल में वो इजीली कर पाएंगे, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इजीली मिल जाएगा, फ्यूल का वेस्टेज कम होगा, उसकी हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे बर्निंग पे हीटिंग कंटेंट को। इसलिए हम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए एज कंपेयर टू जब हम सॉलिड पार्टिकल को यूज कर रहे हैं। इन विच कोल साइज रिड्यूस टू फाइन पाउडर विथ हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग मिल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें इन विच मीन्स पल्वराइज फ्यूल फायरिंग सिस्टम में कोल साइज को रिड्यूस करते हैं टू फाइन पाउडर। कोल साइज सपोज आपके पास मान लीजिए 2 इंच का कोई, 2 इंच मतलब इतनी बड़ी साइज होगी, तो 2 इंच का आपके पास कोई कोल है, 4 इंच का है, डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं आपको पता है। तो उसे आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग मिल की उसे आप कन्वर्ट करेंगे, देन आप उसे कंबशन प्रोसेस में ले जाएंगे। दिस पाउडर इज देन प्रोजेक्टेड इनटू द कंबशन चैम्बर विथ द हेल्प ऑफ हॉट एयर करंट। तो जो आपने फ्यूल पल्वराइज्ड फॉर्म में कर दिया है, कोल के पाउडर कन्वर्ट कर दिए हैं, उस पाउडर को आप कंबशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो क्या सिर्फ कोल एंटर करा देने से वो बर्न हो जाएगा? नहीं, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में सिखाया था कि कोई भी फ्यूल हो, XYZ कोई फ्यूल हो, उसको अगर बर्न कराना है तो हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को देना ही पड़ेगा कंप्लीट बर्निंग के लिए, अदरवाइज वो कंप्लीट बर्न नहीं होगा और कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो उसमें यही चीज लिखी है कि हम दिस पाउडर इज देन प्रोजेक्टेड इनटू द कंबशन चैम्बर विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर करंट। हॉट एयर करंट का यूज क्यों करते हैं?
अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए हम एयर को ही पहले से प्री ट्रीट कर लेते हैं ताकि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाए। एयर रिक्वायर्ड दैट इज सेकेंडरी एयर, जो सेकेंडरी एयर की हम बात कर रहे थे अभी, प्राइमरी और सेकेंडरी देख रहे थे। सेकेंडरी एयर फॉर द कंबशन इज सप्लाइड सेपरेटली, अलग से सप्लाई कर रहे हैं। सपोज आपने किया और सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, देन हम कंट्रोल करने के लिए ऐसा काम करते हैं। एयर रिक्वायर्ड टू कैरी द कोल to dry it before entering into combustion chamber and for creating the turbulence is called as primary air। तो याद करिए प्राइमरी एयर प्लस H2O सप्लाई हो रहा था प्राइमरी एयर में। वो काम क्या करते हैं, जब आप हीट करते हैं किसी प्रोसेस को, जब आप कोल को जब आप हीट करना शुरू करते हैं तो उसके वोलेटाइल मैटर से इवेपोरेट होना शुरू होते हैं। तो अगर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होगा तो प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी, और प्रॉपर बर्निंग ना होने की वजह से जो हमारा फ्यूल है वो प्रॉपर हीट नहीं कर पाएगा। इट मींस हीटिंग कंटेंट जो हमें मिलने वाला था वो कम हो जाएगा। और आपको पता है कि एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होती है। तो जैसे जैसे हम हीट सप्लाई नहीं पाएंगे जितना हमें चाहिए, उसका हीटिंग कंटेंट कम कर देंगे, जब हमें हीट ही नहीं मिलेगा तो यानी कंबशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा। इट मींस हम फ्यूल को उतना एफिशिएंटली बर्न ही नहीं करा पाए जितना हम करा सकते थे, तो हमारा फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा और वो बचे हुए फ्यूल वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर हम एक फ्यूल को 1 घंटा बर्न करा सकते थे और आपने आधे घंटे में उसे यूज करके और आधे घंटे बाद फेंक दिया, तो जो उसकी और कैपेबिलिटी थी, उसके अंदर की एबिलिटी थी, उसके अंदर की एफिशिएंसी थी, उसे आपने यूज नहीं किया, तो आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, कॉस्ट बढ़ाएंगे। Air required to carry the coal to dry it before entering into combustion chamber and for creating the turbulence is called as primary air। Pulverized fuel firing system क्या है? Efficiency of pulverized fuel firing system। Okay, uh, okay, हम लोग pulverized fuel firing system देख रहे हैं। Efficiency of a pulverized fuel firing system depends on size of powder। हमने बताया ना कि हमारा जो फ्यूल होगा वो बर्न करेंगे तो अमाउंट ऑफ जो पाउडर है वो उसकी साइज क्या है उस पर डिपेंड करती है। हमने बड़े बड़े टुकड़ों को अगर जला दिया तो वो बर्न होने में समय भी लेगा, प्लस साथ में वो जो हीटिंग कंटेंट उसको एक साथ देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा। तो हम क्या करते हैं कि उसकी साइज को रिड्यूस करते हैं। साइज रिड्यूस करने से हमें फायदा क्या मिलता है कि हम उसकी प्रॉपर बर्निंग करा सकते हैं। प्रॉपर बर्निंग मीन्स उसके अंदर की जो कैपेसिटी है उसको बर्न से हीट मिलने वाली उस पूरी कैपेसिटी को हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम उसका जो साइज होता है वो रिड्यूस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हम पल्वराइज क्यों करते हैं तो आप बता सकते हैं कि हम एफिशिएंसी ऑफ पल्वराइज फ्यूल फायरिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, जो भी एफिशिएंसी होगी ना वो इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि आपके पास जो कोल है आप उसे बर्न तो करा लेंगे नो डाउट। आप सोचिए आपको एक, एक कोल हो उसको बर्न कराना हो तो उसे आपने किसी भी तरह से फायर उसमें लगा दिया। अब वो जलने के बाद जब वो कंबशन में जाएगा तो उसको ऐश तक कन्वर्ट होने में जितना समय लगेगा वो समय नोट कर लीजिए। फिर हमने मेरे पास जो कोल है किसी 1 इंच का, 2 इंच का, 4 इंच का, जितने भी साइज का है, उस कोल को हम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जब हम पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तब हम उसे फिर बर्न कराते हैं। अब दोनों को सर्च करिएगा कि दोनों के टाइम ड्यूरेशन में हमें कितना इफेक्ट पड़ता है। तो हमने ये नोटिस किया, एक्सपेरिमेंटली हमें ये वैल्यूज मिली कि जो भी हमारे पास कोल का स्मॉल पार्टिकल के साइज थे पल्वराइज्ड फ्यूल वाले जो सिस्टम थे उसमें ऐसा हुआ कि वो कम टाइम में उतना ही हीटिंग कंटेंट दे पाया, उससे ज्यादा ही दे पाया जितना कि वो दे पा रहा था एक लार्ज साइज का कोल। तो हमारे कहने का मतलब यही कि हम इसीलिए साइज कम कर देते हैं ताकि हम प्रॉपर हीटिंग को यूटिलाइज कर सकें, वेस्ट ना हो अमाउंट, इसलिए हम उसे यूटिलाइज करते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, हमारा कोल का जो कॉस्ट था वो कम हो जाएगा, तो हम कॉस्ट इफेक्टिव भी सिस्टम बना सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पाउडर। अब साइज भी डिफरेंट डिफरेंट साइज का है, तो हमारे पास इवन माइक्रोन्स में भी जाएंगे। तो देखते हैं, द फाइनेस ऑफ द कोल शुड बी सच दैट 70% ऑफ द कोल वुड पास थ्रू अ 200 mesh sieve। sieve क्या है, एंड 90% थ्रू 50 mesh sieve। आपसे आप सीव सैंड सीविंग मशीन आपने देखी होगी, आप फाइनल ईयर में, तो आप इससे पहले जब आप फर्स्ट ईयर में सैंड कास्टिंग या कुछ ऐसा करते हैं या सेकेंड या थर्ड ईयर में मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, तो अगर कोई प्रोजेक्ट हो नहीं हो तो वर्कशॉप में आपने ज़रूर देखा होगा, एक मशीन रखी है
छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है। उसमें सैंड सीविंग उसे कहते हैं, समझ लिए आपको छन्नी आप जिसे हिंदी में कहते हैं। तो चूंकि वो छन्नी आप एक बार घर में ही चाय छानने के लिए यूज करते हैं, तो मान लीजिए अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जो जालियां उसमें बनी रहती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के बना लें, उसको स्केल कर दें कि ये जो जाली है वो 1 इंच की है, उससे नीचे जो छोटी जाली होगी वो आधे इंच की है, उससे नीचे जो जाली होगी वो 2 सेंटीमीटर की, 2 mm की है, उससे नीचे वाली 1 mm की है, उससे नीचे वाली 0.5 mm की है। इट मीन्स हम 2 इंच से 0.5 mm तक एक स्केल बना दिए। सपोज करते हैं हमने एक स्केल टर्म दिया, जो हम नॉर्मल स्केल यूज करते हैं हम उसके टर्म में समझते हैं, तो हमने उसको एक स्केल दे दिया लार्ज से स्मॉल तक आने के लिए। अब हमारे पास क्या है कि हमने कोल को उसमें सबसे ऊपर रख दिया, तो कोल को छानना जब हम शुरू करेंगे तो वो जिस जिस साइज के बाद नहीं जा पाएगा वो वहां रुक जाएगा। जैसे सपोज कि हमारे पास 1 इंच का है, 1 इंच का कोल है, तो वो 1 इंच के बाद कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक से नीचे तो फिर आधे इंच का लगा हुआ है, तो आधे इंच में तो जाकर वो फंस जाएगा, यानी वो उसके नीचे नहीं जा पाएगा। तो हम उसकी साइज को मेजर करते हैं, तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि 200 मेश सीव एंड 50 मेश सीव। तो जिसमें 50 मेश सीव जो सबसे कम है उसकी 90% एफिशिएंसी मिलेगी, बट जो फाइनेंस की बात है सबसे बेटर होगा। और जो हमारे पास 200 में सीप की बात कर रहा है उसके 70% की बात कर रहा है, मतलब कि वो थोड़ा लार्ज साइज का होगा। तो जितना साइज को हम रिड्यूस करते जाएंगे वो हमारे लिए और ज्यादा एफिशिएंट बनता चला जाएगा। तो ये सैंड सीविंग मशीन की तरह समझ लिया। वो चूंकि सैंड सीविंग मशीन आपको बहुत स्मॉल स्केल पे करना है तो आपके पास उतना ही बड़ा एक छोटा सा मशीन होता है, लेकिन अगर 2 फीट का होगा, 3 फीट का होगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को बर्न कराना है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को पाउडर्ड करने के लिए आपको मशीन चाहिए, तो वो आप इतने छोटे मशीन में नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए लार्ज मशीन हमारे पास रहते हैं, हम उसे अरेंज करते हैं, सिस्टम होते हैं जिससे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। जो ग्राइंडिंग आपने अभी देखा उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। और भी बहुत सारे हाइड्रोलिक या मैकेनिकल सिस्टम को यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, क्या है देखिए, बंकर, आप बंकर मीन्स जहाँ से आपका ये कोल फीडिंग होने वाला है, ये वो कलेक्शन है आपका, वहां से ये देखिए पैसेज दिया है। इस पैसेज के थ्रू इस पैसेज के थ्रू इस पैसेज के थ्रू ये फीडर आपको बता रहा है कि ये फीड करेगा यहाँ से, मतलब आप यहाँ से कोल देना शुरू करेंगे। तो क्या कोल डायरेक्टली बर्न हो जाएगा? नहीं, कोल यहाँ पर आया, अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में आया, देन पाउडर्ड फॉर्म सप्लाई होगा। कहाँ सप्लाई होगा? कंबशन चैम्बर आपका ये है, तो आपने एक बर्नर लगा रखा है। बर्नर देखिए, प्राइमरी एयर टू कोल, इसका मतलब क्या है कि ये सप्लाई करेगा अमाउंट ऑफ एयर कि जो वोलेटाइल मैटर है वो एस्केप हो जाए, प्लस कंबशन इंश्योर करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है, तो हमने एयर सप्लाई किया। सेकेंडरी एयर डक्ट को लगाते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होती है सेकेंडरी एयर भी यूज करते हैं। बर्नर हमारा क्या करता है, दोनों जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, बर्नर यहाँ पे होता है जो हाई फ्लेम प्रोड्यूस करना शुरू करता है। जो आपने इनकैंडेसेंट जोन देखा था वही समझ लीजिए वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है, और ये फ्लेम कंटिन्यूअस सप्लाई होना शुरू हो जाता है, जो कि कंबशन प्रोसेस कंप्लीट करता है। ठीक है, पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ फायदे हैं। एनी टाइप ऑफ कोल कैन बी यूज्ड सिंस इट इज यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म। एनी टाइप का मतलब, अब अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है तो भी हमारे लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, इसलिए बोला गया एनी टाइप मींस बिटुमिनस भी ले सकते थे, एंथ्रासाइट तो खैर हमारे लिए ऑलवेज बेटर रहेगा। तो एंथ्रासाइट तो हम ऑलवेज मान के चलते हैं कि एडवांटेज ही है अगर हमारे पास फ्यूल है तो, बट वो अवेलेबल हर जगह नहीं रहता। तो हम मान लेते हैं बिटुमिनस या सब बिटुमिनस या लिग्नाइट को कंसीडर कर रहे हैं। पीट को हम वैसे भी इस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में आता है, बट उसको हम बर्निंग प्रोसेस के लिए जल्दी यूज नहीं करते। हाई कंबशन एफिशिएंसी एंड हाई रेट ऑफ स्टीम जनरेशन, इट कैन जनरेट 2 lakh kg per hour, not he, it's hr. This is hr, not he. Generate 2 lakh kg per hour of the steam. हाई कंबशन एफिशिएंसी है, क्यों? मैंने बताया ना, अमाउंट ऑफ जो हीट जनरेशन जो कैप्चर करने की है वो हीट कंटेंट पाउडर फॉर्म में होने की वजह से बहुत ज्यादा है। फ्री फ्रॉम क्लिंकर एंड स्लैग फॉर्मेशन, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, क्लिंकर फॉर्मेशन जो होने थे उसे हम अवॉइड कर पा रहे हैं, बहुत हद तक अवॉइड कर लेते हैं।
रेस्पॉन्स टू वेरिएशन इन लोड इज फास्ट। वेरिएशन अगर होना है तो हम तुरंत पाउडर, स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर को रिमूव करेंगे, हीटिंग कंटेंट कम होगा, हम उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नो ऐश हैंडलिंग प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पाउडर फॉर्म में वो बर्न होते ही ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिर्फ ऐश को सेपरेट आउट करना, ना कि उसके साथ कोई अनबर्न फ्यूल आएगा। तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि अनबर्न फ्यूल भी ऐश के साथ आ जाए, तो हमें ऐश हैंडलिंग की बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, मैक्सिमम अमाउंट बर्न हो जाता है। फर्नेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज कंसिडरेबली लेस, वॉल्यूम बहुत कम चाहिए क्योंकि हीटिंग बहुत ज़्यादा मिलती है हमें। It is also possible to use highly preheated air 350 degrees Celsius, which helps for rapid flame propagation। आप rapid flame propagation already पढ़े हुए हैं। rapid flame propagation means एक बार जब burn हो जाता है तो उस temperature के बाद continuously move on शुरू हो जाता है। No moving parts in the furnace subjected to high temperature। क्या कोई moving parts अभी तक आपने देखा जो हमने pulverized fuel system में देखा? नहीं। हमने उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चाहे जो यूज किया उसको हटा दीजिए, वो पाउडर हमने जैसे ही सिस्टम में डाला, फीड सिस्टम को लगाया और वो मूव करा दिया आगे की तरफ बर्निंग के लिए, बस। इसलिए मूविंग पार्ट नहीं होने की वजह से इसमें वियर टियर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ये फर्नेस आपका हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर लेता है। सिस्टम कैन वर्क विथ स्लरी टाइप ऑफ फ्यूल्स, पॉसिबल है स्लरी टाइप ऑफ फ्यूल्स को भी यूज कर सकते हैं। ग्रेटर सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ कोल, आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, तो जो कोल था वो कुछ हाइट ले रहा था, अब उसे आपने पाउडर में कन्वर्ट करके ग्रेटर सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ कोल के लिए निकाल दिया है, उसको अलाउ किया है कि वो फास्टर कंबशन हमें दे सके। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द एयर रिक्वायरमेंट। कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या है देख लेते हैं। कैपिटल कॉस्ट इज हाई कंपेयर टू स्टोकर फायरिंग, क्योंकि स्टोकर में हम डायरेक्टली कोल को इंट्रोड्यूस करा देते थे और यहाँ पर हमको कोल को पल्वराइज करना पड़ रहा है। इट मीन्स हमको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है। ऑपरेशन कॉस्ट इसकी हाई है, स्पेशल एंड कॉस्टली इक्विपमेंट चाहिए पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा है क्योंकि पाउडर फॉर्म है। हाई एयर पॉल्यूशन ड्यू टू एमिशन ऑफ फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल्स, एयर पॉल्यूशन के चांसेस है क्योंकि जो पार्टिकल्स आपने ब्रेक डाउन किए हैं स्मॉल पार्टिकल में वो डस्ट के कारण बन सकते हैं। देन सेपरेट कोल सेपरेशन प्लांट इज रिक्वायर्ड, स्पेशल स्टार्टिंग इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, अचीविंग फाइन पाउडर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द बर्नर इज यूजुअली डिफिकल्ट टास्क। तो आज के लिए हम लोग यही करते हैं, पल्वराइज फ्यूल फायरिंग सिस्टम। नेक्स्ट ये यूनिट सिस्टम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।